Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 8th of August 2020. तो 8 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू गेट द यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज or those who want to join the UPSC mains test series, they can join us from the links given in the description and comment section below. नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट फ्रॉम योर सेल्फ, है ना. अपनी तरफ से आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है. लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आप करेंगे. यू पीपल डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. जैसा मैं कहता हूँ कि आप अटेम्प्ट करिए प्लीज़, बट आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं. प्लीज़ डू अटेम्प्ट इट फ्रॉम योर साइड. फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम. आपको बताना है किस स्टेट में ये लाई करता है थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट. ऑप्शंस आर ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर या डी मेघालय. क्वेश्चन नंबर 2 इज, गीता रहस्य इज अ बुक ऑथर्ड बाय. गीता रहस्य किताब किसने ऑथर किया. ऑप्शंस आर ए सुब्रमण्यम शिवा, बी बाल गंगाधर तिलक, सी देवेंद्र नाथ टैगोर या डी राजा राम मोहन रॉय. क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स थे. आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट्स अ स्टैट्यूटरी एपेक्स बॉडी टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज. सेकेंड स्टेटमेंट सेइंग इट इज चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ है नन. देन लास्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग. China 1, second is India, third is Nepal, fourth is Russia, fifth is Sri Lanka. Which of the following given countries are members of FATF? इनमें से कौन सी कंट्रीज FATF की मेंबर है. 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 4 ओनली, 1, 2, 4, 5 ओनली या 1, 2, 3, 4, 5. तो FATF के मेंबर इनमें से कौन कौन से. सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू फाइंड द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस. केवल आपको गूगल करना है. आपको गीता रहस्य वाला तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपको बन ही जाएगा, है ना. हो सकता है बाकी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो. NBWL पे मैंने कई बार बताया हुआ है, बन जाएगा, है ना, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. तो आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो प्लीज़ डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. ये मैंने कल भी बोला था, 4 क्वेश्चन नहीं होती है, 4 टॉपिक होते हैं जो आप तैयार कर लेते हो. नाउ नेक्स्ट इज न्यूज एनालिसिस पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो 18 किल्ड एज लैंडस्लाइड बरीज टी वर्कर्स क्वार्टर्स इन इडुक्की. तो इडुक्की में टी वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे वो दब गए बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड एंड इट किल्ड 18 पीपल, नियरली 18 पीपल. इज अ ट्रैजिक एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन केरला, है ना. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो टी स्टेट था वो था नया मक्कड़ टी स्टेट. याद रखिएगा, द नेम इज नया मक्कड़ टी स्टेट. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नया मक्कड़ टी स्टेट एट पेट्टीमुडी नियर राजमाला इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट. तो ये नाम भी याद रखना आप चीज़ों के, है ना. ऐसे नाम कई बार पूछ सकता है यूपीएससी कि नया मक्कड़ टी स्टेट कहाँ पर है. तो नया मक्कड़ टी स्टेट आपका केरला में है, याद रखिएगा. देन यहाँ पे लायाम, ये व्हाट इज लायाम, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लायाम, 4 लायाम. लायाम्स आर हाउसिंग लाइन्स ऑफ टी गार्डन वर्कर्स. हाउसिंग लाइन ऑफ टी गार्डन वर्कर्स दैट वाज बरीड अंडर डेब्रिस. ओके, याद रखिएगा लायाम्स क्या होते हैं, हाउसिंग लाइन्स ऑफ टी गार्डन वर्कर्स. ओके, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. लायाम्स आर हाउसिंग लाइन्स ऑफ टी गार्डन वर्कर्स. ओके, सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आगे देखें तो जो नया मक्कड़ स्टेट है दैट इज लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम मुन्नार एडजेसेंट टू द एराविकुलम नेशनल पार्क. याद रखिएगा, इट इज क्लोज टू एराविकुलम नेशनल पार्क. तो आपके लिए क्वेश्चन एक ये है कि एराविकुलम नेशनल पार्क कौन कौन से स्टेट्स में लाई करता है. क्या पूरा केरला में लाई करता है या तमिलनाडु में भी आता है थोड़ा बहुत पार्ट. आपको ये देख के एक बार मुझे बताना है. ओके, वेयर इज एराविकुलम नेशनल पार्क. ओके, सो प्लीज डू टेल मी दैट एराविकुलम नेशनल पार्क कौन कौन स्टेट में आता है. अब इसमें एक टर्म आया था NDRF का. तो मैं आपको NDRF के बारे में बताता हूँ. NDRF इज बेसिकली नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स. ओके, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक तरीके से कहना चाहिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है. इट कम्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 एंड इट इज ए स्पेशलाइज्ड फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स. तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर ही एक डिजास्टर ही है. लैंडस्लाइड जो एक नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत आता है. तो यहाँ पर NDRF का काम शुरू हो जाता है. वाई वॉज इट नीडेड.
तो सबसे पहले तो दो क्विक कैलेमिटीज़ आई थी इंडिया में। एक आई थी उड़ीसा का सुपर साइक्लोन 1999 का, देन गुजरात का अर्थक्वेक आया था 2001 का, उसके बाद सुनामी आप सबको पता है 1999 का सुपर साइक्लोन एंड गुजरात अर्थक्वेक 2001 का, ठीक है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया 2005 में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया 26 दिसंबर 2005 को, 26 दिसंबर 2005 को आया। उसके इनैक्टमेंट के साथ एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का भी मैंडेट बना। अब रोल क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का? स्पेशलाइज्ड रिस्पांस ड्यूरिंग डिजास्टर्स, प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग इम्पेंडिंग डिजास्टर सिचुएशन, एक्वायर एंड कंटिन्यूअली अपग्रेड इट्स ओन ट्रेनिंग एंड स्किल्स, liaison, reconnaissance, rehearsals and mock drills, impact basic and operational level training to state response forces जैसे कि पुलिस, सिविल डिफेंस या होम गार्ड्स, then community capacity building program and organize public awareness campaign. So these are the roles of this body, National Disaster Response Force. Please make sure you remember this. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। गवर्नमेंट लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू बूस्ट इकोनॉमी एंड रिड्यूस पोल्यूशन। तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली गवर्नमेंट है जिसने की ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अनाउंस किया है। अब क्या होगा इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में, तो लिखा है अंडर दिस पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ अप टू ₹30,000। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, they would provide subsidy of up to 30,000 on the purchase of two-wheelers, auto rickshaws, e-rickshaws, fleet vehicles each of 1.5 lakh on car, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आपको 30,000 ऑन द परचेज ऑफ टू व्हीलर्स, ऑटो रिक्शास, ई रिक्शास, फ्रीट व्हीकल्स मिलेगा एंड 1.5 लाख रुपीज़ मिलेगा अगर आप कार्स लेते हैं इलेक्ट्रिक। तो ये सारी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दिल्ली गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या एडवांटेज होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से पहला तो पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, पोल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड, ओके। तो पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये क्या बोल रहे हैं कि एक तो इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी विल बी बूस्टेड, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा एंड आपका पोल्यूशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो दीज आर द एम्स अंडर विच दिल्ली गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग दिस पॉलिसी, बूस्ट इकोनॉमी एंड रिड्यूस द पोल्यूशन। एंड चाइना इज कंसीडर्ड इन द फर्स्ट पोजिशन व्हेन डिस्कशंस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज टेकन प्लेस। तो चाइना नंबर 1 है वर्ल्ड में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करें तो, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, फेम इंडिया। फेम का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम इंडिया स्कीम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड है। तो आपको ये भी बता दिया मैंने। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है। अच्छी बात यह है कि आज जो एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने? देखो, पहला इंटरप्रेटिंग द श्रीलंकन मैंडेट, श्रीलंका के उसके ऊपर आया है, रिजल्ट के ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे। अ कैंपेन इन केरला टू सबवर्ट एन अल्टरनेटिव पाथ, यहाँ पे केरला में जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट उसका है वो आया है। तीसरा कंसोलिडेटिंग कंट्रोल, ये भी राजपक्षा श्रीलंका के ऊपर आया है। तो लकीली तीनों ही आर्टिकल ऐसे हैं जो हम नहीं डिस्कस करेंगे, मैंने आपको दिखा भी दिया क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम टाइम बचाना चाहते हैं। अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी, और कई लोग ये बोलते हैं कई बार कि सर 20 मिनट का वीडियो बना या 30 मिनट का वीडियो बना, तो टाइम इज़ नॉट ऑन इन माई हैंड, टाइम तो न्यूज़ के ऊपर है। मान लो किसी दिन अगर नहीं आती, एक भी न्यूज़ नहीं आती, तो उस दिन नहीं बनेगा वीडियो ज़्यादा बड़ा। तो आप टाइम पे मत जाओ, आप कंटेंट पे जाओ, है ना। टाइम बड़ा करने के लिए तो मैं चाहूँ तो आपको कहानियाँ सुना ले लूँ 10, मैं आपको राजपक्षा के बारे में बता दूँ, मैं आपको श्रीलंका के बारे में बता दूँ, मैं आपको एलडीएफ के बारे में, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के बारे में बताने लगूँ और 2 घंटे का वीडियो बना दूँ, पर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है ना। बेनिफिशियल आपका 20 मिनट का ही कंटेंट है, तो 20 मिनट का ही वीडियो बनेगा। 30 मिनट का वीडियो बनेगा तो 30 मिनट का कंटेंट रहेगा, ठीक है ना। अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी, अब ये जो आर्टिकल है ये आरबीआई के ऊपर आया कि आरबीआई इज कीपिंग इटसेल्फ अलर्ट, क्योंकि कल भी जब उन्होंने पॉलिसी रेट चेंज किए तो उसमें उन्होंने रेट्स को बढ़ाया नहीं, घटाया नहीं, उन्होंने कांस्टेंट रखा, तो अच्छी बात है ये। अब ऑथर ने कहा है कि नाउ देखो, आरबीआई का मेन देखो 2 काम रहता है, एक तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाला काम रहता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैं आपको बताना चाहता था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ने पूरा कमेटी बनाया था, फिर ये देखा था कि कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, तो ये आया था कि 4 ± 2%,
ठीक है ना, 4 ± 2%, ये इन्फ्लेशन टारगेट, मतलब कि आपको इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रखना है। दिस इज द मैंडेट गिवन टू दैट। तो यही आपकी इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहलाती है। आरबीआई के दिमाग में यही एक टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज वॉट इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, यही होता है। तो अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू वो इन्फ्लेशन को इस रेंज के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज दैट, यहाँ पे लिखा है एकोमोडेटिव पॉलिसी। एकोमोडेटिव पॉलिसी क्या होती है? एकोमोडेटिव पॉलिसी मतलब कि ग्रोथ को रिवाइव करने वाली जो पॉलिसी होती है वो एकोमोडेटिव पॉलिसी कहलाती है। अब ग्रोथ कब रिवाइव होती है? देखो, आरबीआई क्या करता है, अगर आरबीआई के हाथ से पैसा जा रहा है पब्लिक के पास, देखो ये पब्लिक है, मतलब जो बैंक्स हैं, दूसरे बैंक्स हैं, तो आरबीआई से अगर पब्लिक के पास पैसा जा रहा है तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। दिस विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन एंड इट विल इंक्रीज द बूस्ट द ग्रोथ ऑल्सो। अगर आरबीआई के पास पैसा आ रहा है पब्लिक से, इफ आरबीआई इज टेकिंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक, मतलब वहाँ से पब्लिक से पैसा खींच लेती है आरबीआई, दिस विल डिक्रीज द इन्फ्लेशन एंड इट विल डिक्रीज द ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है ना, याद रखना। तो जो ये वाली पॉलिसी थी यहाँ पे, जब यहाँ पे आरबीआई से पैसा जा रहा था, है ना, एंड वो इन्फ्लेशन तो बढ़ा रहा था लेकिन ग्रोथ भी बढ़ा रहा था, तो वही पॉलिसी आपकी एकोमोडेटिव पॉलिसी कहलाती है। दैट इज नोन एज द एकोमोडेटिव पॉलिसी। जो जो इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करती है वो एकोमोडेटिव स्टैंस कहलाता है आरबीआई का, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। प्लस कल मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने कुछ और मेथड्स इम्प्लीमेंट किए हैं कि पोस्ट कोविड जो चीज़ें हैं ठीक हो जाएं, तो जैसे रीस्ट्रक्चरिंग, रिजोल्यूशन एंड इन्हांस्ड गोल्ड लोन प्रपोजल्स। ये आरबीआई ने कल 3 चीज़ें की कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की है उन्होंने, बोला ठीक है अगर आप चाहो तो आप अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, रेजोल्यूशन कर सकते हो लोन्स का, देन इन्हांस्ड गोल्ड लोन प्रपोजल भी आपने दिए हैं। तो ये सब आरबीआई ने किया है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक्स डिवास्टेशन को कम करने के लिए, ताकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ना आए एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो है उस क्राइसिस से दूर रहे। सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द आरबीआई इन गुड फेथ फॉर रिवाइविंग द इकोनॉमी, बूस्टिंग योर फाइनेंशियल सेक्टर। एक्सटेंशन ऑफ श्री चित्रा तिरुनाल हेड रिवोक्ड। अब जो आशा किशोर थी, ये श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट की हेड थी, उनका एक्सटेंशन किया गया था 1 महीने के लिए, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। तो श्री चित्रा तिरुनाल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है? श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMST बोलते हैं इसको, याद रखिएगा SCTIMST। कई बार आपसे डायरेक्टली यूपीएससी यही पूछ लेगा कि SCTIMST क्या है, तो याद रखिएगा श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट वॉज फॉर्मली नोन एज श्री चित्रा तिरुनाल मेडिकल सेंटर। इट्स एन ऑटोनॉमस मेडिकल स्कूल, याद रखिएगा इट्स एन ऑटोनॉमस मेडिकल स्कूल एंड एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। ऑटोनॉमस तो है ही, साथ ही ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया है। एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन 1976। कब बना था? 1976 में बना था एट तिरुवनंतपुरम केरला। तिरुवनंतपुरम केरला में बना था 1976 में। द इंस्टीट्यूट इज नेम्ड आफ्टर चितिरा तिरुनाल बलराम वर्मा, द लास्ट महाराजा ऑफ ट्रावनकोर हु गिफ्टेड द बिल्डिंग, है ना, उन्होंने गिफ्ट की थी बिल्डिंग, उनके नाम पर ये है। द इंस्टीट्यूट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि SCTIMST जो है वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड SCTIMST इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड सेंटर्स इन इंडिया। ऑब्वियसली बात है, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको पता है एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। फूड विजन 2050 प्राइज फॉर नादी फाउंडेशन। तो याद रखिएगा, रॉकफेलर फाउंडेशन ने सेलेक्ट किया है हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट नादी फाउंडेशन को एज वन ऑफ द टॉप 10 विजनरीज इन द वर्ल्ड फॉर फूड विजन 2050 प्राइज। तो वर्ल्ड फॉर फूड विजन 2050 प्राइज, याद रखिएगा, वर्ल्ड फॉर फूड विजन 2050 प्राइज। अब ये कौन दे रहा है यहाँ पे? रॉकफेलर फाउंडेशन। इसने किसको सेलेक्ट किया है? हैदराबाद को सेलेक्ट किया है, विच इज अ नॉन प्रॉफिट नादी हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है नादी फाउंडेशन, ठीक है ना। एंड यहाँ से नादी फाउंडेशन को जो प्राइज मनी मिलेगा वो लगभग $2 लाख मिलेगा। ओके, रिमेंबर दैट $2 लाख विल बी गिवन टू देम। ओके, द रिकॉग्निशन प्राइज मनी विल बी $2 लाख।
अब यहाँ पे अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द एप्लीकेशन ऑफ अराकूनॉमिक्स मॉडल इन द रीजन ऑफ अराकू, वर्धा एंड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे अराकूनॉमिक्स मॉडल जो है, बेसिकली अराकूनॉमिक्स मॉडल जो उन्होंने अप्लाई किया उसके ऊपर ये प्राइज दिया जाएगा। इनका जो फूड ये लीडिंग टू द फूड विजन 2050 दैट फॉलोज ABCDEFGH फ्रेमवर्क। ABCDEFGH फ्रेमवर्क क्या है इसका? तो ए से एग्रीकल्चर, बी से बायोलॉजी, सी से कंपोस्ट, डी से डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड ई से एंटरप्रेन्योर्स, एफ से फैमिलीज, जी से ग्लोबल मार्केट्स एंड एच से हेड स्टैंड्स ऑन टर्निंग करंट अप्रोचेस ऑन देयर हेड। तो यही मतलब, और टर्निंग करंट अप्रोचेस ऑन देयर हेड, इसका मतलब यही कि ABCDEFGH अप्रोच अप्लाई की जाती है, यूज़ की जाती है बाय दिस अराकूनॉमिक्स मॉडल। और अराकूनॉमिक्स मॉडल जो है वो है क्या, मैं आपको तो यहाँ से बता देता हूँ, लिखा हुआ है अराकूनॉमिक्स इज एन न्यू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल दैट इंश्योर्स प्रॉफिट फॉर फार्मर्स, क्वालिटी फॉर कंज्यूमर्स थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, अराकूनॉमिक्स मॉडल है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है दैट इंश्योर्स प्रॉफिट फॉर फार्मर्स, क्वालिटी फॉर कंज्यूमर्स through regenerative agriculture. The model is a tribute to the tribal farmers of Araku region for the world class coffee produced and launched in Paris in 2017. तो अराकू रीजन के जो लोग थे, उन्होंने ट्राइबल्स थे, उन्होंने बेसिकली वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी प्रोड्यूस की एंड लॉन्च्ड इन पेरिस इन 2017 एंड जो बेसिकली उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए अराकूनॉमिक्स के नाम रखा गया है। ये मॉडल अप्लाई किया जाता है कई जगहों पे, अराकू, वर्धा, न्यू दिल्ली में भी। एंड दिस इज द थिंग फॉर विच नादी फाउंडेशन हैज़ बीन given this food vision prize, okay, food vision 2050 prize, okay। तो this is an important news, I hope you got clarity regarding that। हैदराबाद बेस्ड है ये, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, इंडिया टू टेक पार्ट इन कावकाज 2020 इन रशिया, okay, in a resumption of bilateral and multilateral military exercise which were referred due to COVID-19. India will take part in the Russian Caucasus 2020 strategic command post exercises next month। याद रखिएगा, इंडिया किसमें हिस्सा लेने वाला है? रशियन कावकाज 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज दिस मंथ, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, कावकाज रशिया द्वारा की जाएगी। और इसमें इन्वाइटीज कौन कौन होंगे, कौन कौन इसमें इंक्लूडेड होंगे? तो इसमें इंक्लूड होने वाले रहेंगे आपके चाइना इन्वाइटी है, पाकिस्तान भी इन्वाइटी है, अमंग अदर SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे मेंबर्स हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स हैं कौन कौन से? प्लीज डू टेल मी विच आर द अदर मेंबर्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो SCO से रिलेटेड है। और रैट्स, व्हाट इज दिस रैट्स? रैट्स जो है वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बेसिकली, सॉरी बोलना चाहिए आपको। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है ये आपका रैट्स जो है वो SCO के अंदर एंटी टेररिस्ट मैकेनिज्म है, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रैट्स जो है वो किसका एंटी टेररिस्ट मैकेनिज्म है, तो वो आपका SCO का एंटी टेररिस्ट मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रैट्स इसको बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। बाकी आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग बता पाएँ तो SCO के बारे में बताइएगा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन क्या है और कितने इसके मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल, है ना, काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है हमको। यहाँ पे तो न्यूज़ नहीं है कोई, आज न्यूज़ ज़्यादा थी और ये कब थी। तो अगर हम श्रीलंका की इलेक्शंस की बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की, तो राजपक्षास है विन द सुपर मेजोरिटी, जिसमें गोटाबाया राजपक्षा और महिंद्रा राजपक्षा दोनों ही टॉप 2 पोस्ट जो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है उसको लेंगे। श्रीलंकाज रूलिंग पार्टी सिक्योर्ड अ 2/3 मेजोरिटी इन द रीसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो श्रीलंका की रूलिंग पार्टी इट हैज सिक्योर्ड 2/3 मेजोरिटी इन द इलेक्शंस, 2/3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी ले रहे हैं ना। एंड रिजल्ट्स वर अनाउंस गिविंग राजपक्षा ब्रदर द पावर दे सॉट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनको फुल पावर मिल गई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी उनको चाहिए, ओके। सो दैट इज द कहना चाहिए कि अच्छी है कि 2 भाई हैं, दोनों, एक कोई प्रेसिडेंट है एक प्राइम मिनिस्टर है। सो ऐसा तो किसी घर में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
प्रोब विल डिटरमाइन व्हाट कॉज्ड द ब्लास्ट। अब ये लेबनान बीरट में भी रिसेंटली एक ब्लास्ट हुआ था एंड ये सबसे बड़ा ब्लास्ट था बीरट का या लेबनान की हिस्ट्री का। तो याद रखिएगा, दिस कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन एट बीरट टुक प्लेस एट अ प्लांट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जहाँ पे 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। 2700 टन, 27 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट वॉज केप्ट देयर। तो थोड़ा सा मैं आपको अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बताता हूँ। अमोनियम नाइट्रेट या NH4NO3 बोलते हैं उसको, NH4NO3। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल विच इज सॉल्युबल इन वाटर। वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल विच इज सॉल्युबल इन वाटर। यूज कहाँ होता है? इट इज कॉमनली इंडस्ट्रियल केमिकल यूज मेनली फॉर फर्टिलाइजर एंड इज ऑल्सो यूज एज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ माइनिंग एक्सप्लोजिव। ये माइनिंग एक्सप्लोजिव का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है और ये फर्टिलाइजर्स के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। Why is it used in agriculture? In agriculture, ammonium nitrate fertilizer is applied in granule form and quickly dissolves under moisture, allowing nitrogen, which is the key to plant growth, can be released in the soil. तो एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का, ग्रेन्यूल फॉर्म में रहता है, क्विकली डिजोल्व हो जाता है और फिर अमोनियम जो नाइट्रोजन है वो उसकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है सॉइल पे, ठीक है ना। एंड एक्सप्लोजिव, ये अपने आप में एक्सप्लोजिव नहीं है बट इट इज क्लासिफाइड एज एन ऑक्सीडाइजर। इट इज एन ऑक्सीडाइजर। अगर इसको किसी फ्यूल के साथ आप मर्ज कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है, ठीक है ना। तो अमोनियम नाइट्रेट था, वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। अब बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैप दिखाना चाहता हूँ। ओके, क्या है, तो यहाँ पे ये मैप देखो, ये है लेबनान, ये वाला पार्ट जो है ना ये लेबनान का पार्ट है, जहाँ पे ऊपर आपका देखो मेडिटेरेनियन सी को टच कर रहा है। लेबनान में ये बीरट है, ये बीरट सिटी है, यहाँ पे को दिख रहा है ना बीरट, ये बीरट है और इसका बॉर्डर देखो टच हो रहा है इधर सीरिया से और इधर आपका इजराइल है। तो सीरिया और इजराइल यहाँ पे इसके बॉर्डर टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में डिस्कस करना है। आरबीआई सेट्स अप पैनल फॉर स्ट्रेस्ड लोन रेजोल्यूशन नॉर्म्स। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है एंड दिस पैनल विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वेटरन बैंकर केवी कामत टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन नॉर्म्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड लोन। तो कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड लोन के लिए बनाया गया है, इसको रेजोल्यूशन करने के लिए केवी कामत नाम की कमेटी है, याद रखिएगा। ओके, केवी कामत नाम की कमेटी है और ये रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड लोन अंडर दिस आपके कोविड-19 के कारण जो आपका ये हुआ उसके कारण बनाया जाएगा। लेपर्ड पोचिंग हाईएस्ट इन उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। तो लेपर्ड पोचिंग सबसे ज्यादा उत्तराखंड महाराष्ट्र में है। दिस इज एज पर द रीसेंट स्टडी बाय द ट्रैफिक इंडिया। ट्रैफिक इंडिया ने एक स्टडी की जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि लेपर्ड की जो सबसे अधिक ट्रैफिकिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है, पोचिंग हुई है वो इंडिया में हुई है, इंडिया के उत्तराखंड और महाराष्ट्र में हुई है, सॉरी उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। तो ट्रैफिक के बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कॉमन लेपर्ड जो होता है उसका पैंथेरा पार्डस फस्का बोलते हैं। ओके, पैंथेरा पार्डस फस्का। एंड ट्रैफिक जो है उसके बारे में बता देता हूँ। ट्रैफिक इज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, इज अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ट्रैफिक जो है बेसिकली वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है एंड लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड। It is a joint program of World Wildlife Fund and International Union for Conservation of Nature IUCN। तो WWF प्लस IUCN का ये एक नेटवर्क है, कहना चाहिए जॉइंट प्रोग्राम है। Established in 1976, 1976 में डेवलप हुआ था एंड हैज डेवलप्ड इनटू अ ग्लोबल नेटवर्क। ओके, ग्लोबल नेटवर्क के रूप में डेवलप हुआ है। Established in 1976 एंड इसका हेडक्वार्टर जो है कैम्ब्रिज यूके में है। हेडक्वार्टर इज इन कैम्ब्रिज यूके। इट एम्स टू इंश्योर दैट द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ट्रेड है वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर को थ्रेट पहुंचाए, इसलिए ये उसके ऊपर मॉनिटरिंग करता है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट मेनी स्पीशीज आर इंडेंजर्ड इन दिस वर्ल्ड एंड वही से रोकने का प्रयास ये ट्रैफिक करता है। 1976 में बना था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF प्लस IUCN के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, और ये जो रिपोर्ट निकली उसका नाम है स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओके, अ पीक ऑन ऑनगोइंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। दिस इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट, स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। याद रखेगा ये नाम है रिपोर्ट का। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।